Good afternoon to all. Once again, good afternoon to all. Standard 9A. You have to use chat option to raise your question and to answer a question. आपको कोई प्रश्न होगा तो आप चैट ऑप्शन का यूज करना प्रश्न पूछने के लिए, और अगर मैंने क्वेश्चन किया तो चैट ऑप्शन का यूज करना आंसर देने के लिए। सुनो, 3 क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क। 3 आसान प्रश्न आपसे पूछने जा रहा हूं एंड यू हैव टू आंसर थ्रू चैट। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन Constitution of India came into effect from this date. Which date? भारत का संविधान इस तिथि से लागू हुआ, वह कौन सा तिथि था? स्टैंडर्ड 9A। भारत का संविधान किस तारीख से लागू हुआ? जनरल क्वेश्चन है। सब लोग प्रयास करो आंसर देने का। चलो, यस, राइट आंसर, वेरी गुड। आयुष, प्रियांशु, रोहित, and all the answer is correct. 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 वह दिन था, वह तारीख थी जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान बनकर तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 को। Now, next question. Chairman of the drafting committee. Who was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution? Chairman of the drafting committee. Yes. Correct answer. Okay, second correct answer. आयुष ने पहले आंसर दिया, आफ्टर दैट रोहित, प्रियांशु का आंसर आया, एंड ऑल द आंसर आर करेक्ट। चलो, नाउ मूविंग इनटू चैप्टर। बच्चों, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, यह पहला चैप्टर है। अगर आप में से किसी बच्चे के पास पुराना प्रिंट अगर होगा किताब का, तो उसमें यह चैप्टर नंबर 2 है। पुराने प्रिंट में, जो आज से 4 साल पहले का प्रिंट होगा, ठीक है। न्यू प्रिंट में यह चैप्टर 1 है। आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इज माई स्क्रीन विजिबल?
Write yes or no in chat box. Is my screen visible? Yes, thank you very much. So this is chapter number 1. And the name of the chapter is what is democracy? Why democracy? लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्यों? क्यों चाहिए लोकतंत्र? डिक्टेटरशिप क्यों नहीं? राजा वाला सिस्टम क्यों नहीं? तो ये इस चैप्टर का नाम है, लोकतंत्र। व्हाट इज डेमोक्रेसी? लोकतंत्र क्या है? व्हाई डेमोक्रेसी? इस चैप्टर में बच्चों हम लोग ऑफलाइन शुरुआत किए हम लोगों ने, और हम लोगों ने देखा जो बातचीत हुई क्लास में बच्चों और उनके मैडम के बीच में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। आप देखो, ब्लैक लेटर, हाइलाइटेड ब्लैक लेटर है, अंडरलाइन कर लेना, ये डेफिनेशन है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर elected by the people. Democracy is a form of government. डेमोक्रेसी सरकार का वैसा रूप है। सरकार के अनेकों रूप होते हैं, अनेकों तरह की सरकारें हैं दुनिया में। डिक्टेटरशिप है, आपको कुछ देशों में अभी भी राजतंत्र है, मोनार्की, और बहुत से देशों में डेमोक्रेसी है। कुछ और भी फॉर्म है गवर्नमेंट के। तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र गवर्नमेंट का एक फॉर्म है। इस फॉर्म में जो रूलर्स हैं, जो देश को चलाने वाले हैं, शासन को चलाने वाले हैं, वे इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल, लोगों के द्वारा वे चुने जाते हैं। और डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है हमारा देश। हमारा देश एग्जाम्पल है डेमोक्रेसी का। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब आपसे प्रश्न यह है, ठीक है, भारत लोकतांत्रिक देश है, कोई और एक देश का नाम बताओ जहां लोकतंत्र है। देखते हैं कोई आंसर कर पाते हो कि नहीं। कोई एक देश का नाम बताओ भारत को छोड़ करके जहां लोकतंत्र हो। वेरी गुड प्रियांशु, आयुष, कश्यप, रोहित, वेरी गुड। और संयोग है, देखो तुम लोग अलग अलग बैठे हो अपने अपने घरों पर, लेकिन तीनों बच्चों ने अमेरिका आंसर में बताए हो। ठीक है, आप 3 रिस्पॉन्सेस केम, और तीनों जो है वो है अमेरिका। चलो आगे बढ़ेंगे अभी। सो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ। दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट बोल रहा है। यह जो स्टेटमेंट है, यह जो डेफिनेशन है, ये एक उपयोगी स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो स्टैंडर्ड 9 का शुरुआत है, चैप्टर का शुरुआत तो है ही। उससे बड़ी बात है, दिस इज द स्टार्टिंग स्टडी ऑफ स्टैंडर्ड 9 पॉलिटिकल साइंस। इसलिए बोल रहा है दिस इज यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। दिस डेफिनेशन अलाउज अस to separate democracy from forms of government that are clearly not democratic. यह जो परिभाषा हम लोगों ने देखा, डेफिनेशन, इस डेफिनेशन से हम डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के बीच का फर्क समझ सकते हैं। डेमोक्रेसी में जनता अपनी सरकार चुनती है, नॉन डेमोक्रेटिक जगह पर जनता अपनी सरकार नहीं चुनती, उसकी कुछ और ही प्रक्रिया होती है। नाउ नेक्स्ट,
जस्ट अ मिनट। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार, बच्चों आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार, चैप्टर 2 है यह पुरानी किताब में। नई किताब में चैप्टर 1 हो गया, लेकिन फिर भी चैप्टर 1 की बातें यहाँ पर हैं। जब वो ये पुरानी किताब थी तब चैप्टर 1 में म्यांमार के विषय में, चिली के विषय में, पोलैंड के विषय में बताया गया था, कैसी शासन व्यवस्था वहां रही, क्या संघर्ष रहा वहां डेमोक्रेसी को लेकर के। तो उसी बात का ये जिक्र है, चैप्टर वही रह गया। तो यहाँ बोल रहा है आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वेर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। म्यांमार में आर्मी रूल था, आज भी संयोग देखो, ठीक है। अभी हाल फिलहाल वहां डेमोक्रेटिक रूल को हटा करके आर्मी जो है अपने कंट्रोल में ले लिया शासन को, एक बार फिर से मिलिट्री रूल है वहां पर। तो म्यांमार का जो आर्मी रूल है वह डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था। Those who happened to be in control of the army became the ruler of the country. म्यांमार में जब आर्मी का रूल था, जो आर्मी का पर कमांड करता था वो देश का कमांडर हो जाता था, रूलर हो जाता था। ऐसा कई बार हम लोगों ने पाकिस्तान में देखा है। ऐसा कई बार हम लोगों ने पाकिस्तान में देखा, पड़ोस में अपना, ठीक है। मिलिट्री जो कमांडर है, हेड है, वो रूल में आ गया, वही सब कुछ हो गया देश के लिए, चुनी हुई सरकार सस्पेंड। तो ऐसा कुछ देशों में हमको देखने को मिलता है। वैसा ही एक देश है म्यांमार। नाउ दोज हु आगे आगे पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन, डिक्टेटर्स लाइक पिनोसे। अब एक और चिली का एग्जांपल, ठीक है, नॉर्थ साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो वहां की घटना का भी जिक्र था चैप्टर 1 में, जब किताब पुरानी थी। बताया गया था बच्चों को कैसे वहां मिलिट्री वाले कंट्रोल कर लेते हैं, डिक्टेटरशिप हो जाता है पिनोसे का, फिर कैसे लोग संघर्ष करते हैं, वापस वहां डेमोक्रेसी आती है। तो उसी बात को यहाँ फिर जिक्र कर रहा है। चिली, वहां पिनोसे का डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश हो गया। आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, पिनोसे जो है वो जनता के द्वारा नहीं चुना गया। नाउ दिस आल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज। मोनार्की में भी यह बात देखने को मिलती है। राजा को जनता थोड़े न चुनती है, राजा वंशानुगत होता है। राजा का बेटा बन गया राजा, या राज परिवार में झगड़ा हुआ तो छोटका बेटा बन गया, लेकिन राजा का परिवार से ही कोई, मैक्सिमम केस में। शायद कभी कोई रिवोल्यूशन हो गया, उठा पटक हो गया, तो बात अलग है। तो राजतंत्र में भी क्या है, जनता का कोई मर्जी नहीं, राजा का बेटा राजा, चाहे वो जैसा हो, लायक हो नालायक हो। This, sorry, the kings of Saudi Arabia rule not because the people have chosen them to do so, but because they happen to be born into a royal family. अब सऊदी अरेबिया का यहाँ एग्जाम्पल दिया, जो वहां का राजा है उसको जनता ने थोड़े ने चुना है, वह राजा है। क्यों? क्योंकि राज्य घराने में उसका जन्म हुआ। दिस सिंपल डिफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट। बच्चों, कोई पढ़ाई पहले छोटे संदर्भ में होती है, फिर उसको बड़े संदर्भ में देखा जाता है, क्लास हाई होने के साथ में, ऊंची क्लास में जाने के साथ। अब देखो, ये सिंपल डेफिनेशन हो गया डेमोक्रेसी का कि जनता अपनी सरकार चुनती है, लेकिन केवल जनता के सरकार चुन लेने मात्र से ही डेमोक्रेसी आ गई, बाकी सारी बुराइयां दूर हो गई, ऐसा नहीं है।
लेकिन खैर ये बेसिक डिफरेंस है कि डेमोक्रेसी में जनता अपनी सरकार चुनती है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में डिक्टेटरशिप होता है, जो जिसका चला पावर डिक्टेटर बन गया, आर्मी रूल होता है, वहां आर्मी का जो कमांडर होता है वही देश का कमांडर हो जाता है। किंगशिप, मोनार्की, राज परिवार का लड़का राजा हो जाता है। आगे देखते हैं। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट. It reminds us that democracy is people's rule. But if we use this definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy. Definition क्या बोल रहा है? जनता अपनी सरकार चुनती है, इलेक्शन होता है, जनता अपनी सरकार चुनती है। लेकिन अगर केवल इसी को देखने लगे तो पता चला हर जगह चुनाव हो रहा है। म्यांमार में भी चुनाव हो जाएगा, राष्ट्रपति कोई बन जाएगा सेना की तरफ से। पाकिस्तान में वैसे ही होता रहा है, सेना का रूल रहा है और सेना की मर्जी से जो सेना अध्यक्ष हुआ वो राष्ट्रपति बन गया, पावर उसके पास आ गया। चुनाव वहां भी हो जाते हैं, चुनाव चाइना में भी होता है एक तरह का। तो केवल चुनाव हो जाने से डेमोक्रेसी नहीं होती, कुछ और बातों को भी बारीकी जब देखते हैं तब नजर डालते हैं, बारीकी से जब हम समझते हैं तब कुछ और बातों को भी हम लोग ध्यान देते हैं। That would be very misleading, as we shall find out in chapter 3. Every government in contemporary world wants to be called democracy. आज का जो दुनिया है उसमें हर कोई डेमोक्रेसी कहलाना चाहता है डिक्टेटरशिप, तानाशाही है वहां, लेकिन चाहता है कि लोग उसको डेमोक्रेटिक देखें। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वह लोगों को अट्रैक्ट करती है कि हाँ उसमें कुछ अच्छाई है, वहां पर लोग अपनी सरकार चुन रहा है, लोगों का विल का सरकार है। तो सरकारें वैसा दिखना चाहती है कि देखो हमको जनता चुना है। ठीक है, परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, मिलिट्री कू हुआ और पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ के मुट्ठी में आ गया, कंट्रोल में आ गया। कुछ साल के बाद परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में चुनाव करवाया, कौन बनेगा राष्ट्रपति। अब सोचो, खुद सत्ता में है, मिलिट्री का सब जगह दबदबा है, कैसा चुनाव हुआ होगा आप सोच लो। झूठ मूठ का कुछ वोट विरोध में भी डाल दिया कि देखो विरोध भी हुआ है। ठीक है, तो केवल चुनाव हो जाने का मतलब नहीं है कि डेमोक्रेसी है। चुनाव फ्री एंड फेयर है कि नहीं, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला कि नहीं मिला कंटेस्ट करने का, विरोध करने का, ये सारी बातों को देखना होगा। We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of a democratic government. तो हम लोग बारीकी से इस डेफिनेशन को समझेंगे और हम लोग यह भी देखेंगे कि डेमोक्रेसी का फीचर क्या होता है। और अगर वे फीचर मौजूद नहीं है, केवल एक फीचर मौजूद है, तो हो सकता है डेमोक्रेसी नहीं हो। तो इसलिए एक से ज्यादा फीचर वहां मौजूद रहना जरूरी है। अब देखो एक कार्टून है, कार्टून पेपर में छपता है, न्यूज़पेपर में कार्टून, एक कार्टून है या टेलीविजन पर भी आता है। तो कार्टून यहाँ पर है, क्या लिख रहा है कार्टून के विषय में? दिस कार्टून वाज ड्रॉन व्हेन इलेक्शंस वेर हेल्ड इन इराक, प्रेजेंस ऑफ यूएस एंड अदर फॉरेन पावर। अब देखो इराक पर एक बार क्या हुआ था, अमेरिका और दूसरे यूरोपियन पावर मिल करके हमला कर दिया। ठीक है, इराक, देखो यहाँ टर्म लिखा हुआ है, इराक देश का नाम है। इराक ने कुवैत पर हमला किया। कुवैत को तो ये लोग आजाद कराया क्योंकि वहां बहुत सारा क्रूड ऑयल है,
तो अमेरिका ये सब चीज देखते चलता है, कहाँ से क्या नोचने मिलेगा, ठीक है, कहाँ से क्या हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो कुवैत को आजाद करवाया इराक के कब्जे से, क्यों? क्योंकि वहां तेल भंडार, और इराक पर भी फिर नजर डाला क्योंकि इराक पर भी, इराक में भी तेल भंडार है। अब वहां इन लोगों का कब्जा हो गया। कब्जा के बाद ये लोग झूठ मूठ का एक सरकार चुनाव करवाया और एक सरकार बनाने का प्रयास किया, पर वह प्रयास सफल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जनता की वास्तविक भागीदारी नहीं थी। बिकॉज पीपल ऑफ इराक नॉट participated in the process in true sense। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो। नाउ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर कहीं लोकतंत्र है तो इनमें से बहुत सी विशेषता उस देश में होगी। अगर कहीं लोकतंत्र है तो इनमें से बहुत सी बातें वहां पर देखने मिलेगा आपको। जैसे जैसे देखो, अब यहाँ सीधा यहाँ देखेंगे हम लोग, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर, ठीक है। अगर लोकतंत्र है किसी देश में, किसी देश में लोकतंत्र है, तो मेजर डिसीजन, अधिकतर जो निर्णय है वह चुनी हुई सरकार, चुने हुए नेता लेंगे। अगर किसी देश में लोकतंत्र है तब अधिकतर निर्णय, मैक्सिमम डिसीजन, बड़े डिसीजन, मेजर डिसीजन वह व्यक्ति लेगा जो जनता के द्वारा चुना गया हो। अब देखो, पाकिस्तान का जिक्र मैंने बात किया था जनरल परवेज मुशर्रफ की। तो 1999 में क्या हुआ, मिलिट्री ने कू कर दिया, जो पाकिस्तान का शासन था उसको अपने क्लच में ले लिया और पाकिस्तान पर मिलिट्री रूल आ गया। और उस समय मिलिट्री हेड कौन था? जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल जनरल परवेज मुशर्रफ। तो परवेज मुशर्रफ से पहले वहां चुनी हुई सरकार थी, उस सरकार को हटा करके परवेज मुशर्रफ अपने बैठ गया शासन में और बोला हम क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। सबसे पहले उसने अपने आप को यह कहा शासन में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन, बाद में उसने अपने पोस्ट का नाम चेंज कर दिया, क्या कर दिया? प्रेसिडेंट। तो चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे उसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कहो, काम तो यही था कि पूरा का पूरा डिसीजन पाकिस्तान चलाना उसके कंट्रोल में आ गया था। Later he changed his designation to president and in 2002 held a referendum। ध्यान देना बच्चों, शब्द क्या है? रेफरेंडम। अब देखो, रेफरेंडम कराया वो, ठीक है, अपने आप को डिक्लेयर कर दिया पहले कि हम चीफ एग्जीक्यूटिव, 3 साल बाद बोला कि हम प्रेसिडेंट, और फिर एक रेफरेंडम लाया। रेफरेंडम में क्या होता है? ना हाँ, ना या हाँ में बोलना है, ठीक है। आप तरबूज खाओगे, हाँ बोलो चाहे ना बोलो। तो रेफरेंडम लाया वो 2002 में, ठीक है। और मिलिट्री था सब जगह, मिलिट्री वालों ने खुद ही वोट डाला, हाँ हाँ आप बहुत बढ़िया है, आप ही रहो प्रेसिडेंट। कुछ 2-4 को गलत वोट भी डाल दिया, उल्टा वाला भी, ना वाला भी, जिससे लगे कि हाँ चुनाव हुआ। कोई दूसरा विकल्प नहीं, केवल हाँ या ना, ठीक है, पसंद है कि नहीं। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविटीज सेट
that the referendum was based, पाकिस्तान की मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज, ह्यूमन राइट्स वाले, उनका क्या मानना था? उनका कहना था कि ये जो रेफरेंडम हुआ उसमें धांधली हुआ, धांधली, अपने से सब बोगस वोट डाल दिया, आर्मी वाला सब, ठीक है। क्या हुआ? मैल प्रैक्टिसेस, फ्रॉड। In August 2002, he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. अब 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ और उसके लोगों ने पाकिस्तान के संविधान में अमेंडमेंट ला दिया, बदलाव लाया। क्या बदलाव लाया? अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। ये जो बदलाव आया संविधान में, उसमें यह बात थी कि राष्ट्रपति चाहे तो नेशनल असेंबली को और राज्यों की असेंबली को बर्खास्त कर दे, मतलब सरकार को हटा दे, भगा दे प्रधानमंत्री को। ये पावर दिया गया प्रेसिडेंट को थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आगे देखो, द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अब जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल है, देखने वाले लोग हैं, ठीक है, उसके ऊपर निगरानी के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब हर जगह आर्मी वाले, ठीक है, टू द पॉइंट बोले, छोटा बोले, तब मिलिट्री शासन था। हर जगह कोई ना कोई मिलिट्री का ऑफिसर बैठा हुआ है दूसरे लोगों के काम की निगरानी करने के लिए कि कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है कि हम लोग खतरे में पड़ जाए। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, ऐसा कानून बनाने के बाद, इलेक्शन वेयर होल्ड, सॉरी मिस्टेक हो गया, इलेक्शन वेयर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। ऐसे बदलाव परवेज मुशर्रफ और उनके लोगों ने पाकिस्तान के संविधान में किया, और फिर इस बदलाव के बाद, ठीक है, जो चुनाव हुआ, सो पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शंस, elected representatives have some power, but the final power rested with military officers and General Musharraf himself. ये मुशर्रफ जो है चुनाव करवाए, सरकारें भी बनी, तो सरकारों के पास लीडर्स को कुछ पावर दिए गए, लेकिन जो मेजर डिसीजन का पावर था वह था जनरल परवेज मुशर्रफ के पास, जनरल परवेज मुशर्रफ himself. Clearly, there are many reasons why Pakistan under General Musharraf should not be called a democracy. तो अगर इस तरह से बोला जाए, देखा जाए, तो अनेकों कारण हैं, अनेकों कारण हैं कि पाकिस्तान जब परवेज मुशर्रफ के अंडर था तो वहां लोकतंत्र नहीं थी, चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, मैल प्रैक्टिसेस हुआ, फ्रॉड हुआ, रिगिंग हुआ, तो इसलिए वो चुनाव डेमोक्रेटिक नहीं था, तो सरकार जो है उसको डेमोक्रेटिक नहीं मानेंगे। Now moving ahead, people may have elected their representatives to the national and provincial assembly, but those elected representatives were not really rulers. पाकिस्तान में चुनाव हुआ, लोग चुने गए अलग अलग पोस्ट पर, लेकिन एक्चुअली वो कुछ चुनाव नहीं था और वास्तविक रूप से वे रूलर भी नहीं थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि दे वेर अंडर द कमांड ऑफ द मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान, दे वेर अंडर द कमांड ऑफ मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान। तो वो शासन जो था, वो जो समय था पाकिस्तान का, उसको डेमोक्रेटिक रीजन के रूप में हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि जो रीजन है, जो रिजीम है, यानी कि जो शासन है, वह डेमोक्रेटिक नहीं, डिक्टेटरशिप था।
खैर आगे बढ़ते, दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विथ आर्मी ऑफिशियल्स। फाइनल डिसीजन लेने का पावर जो है वो आर्मी ऑफिशियल्स के पास ही था, जैसे परवेज मुशर्रफ और उसके और दूसरे लोग। दिस हैपेंड इन मेनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज। ऐसा आपको तानाशाही में और मोनार्की में, राजतंत्र में देखने को मिलते रहता है अक्सर। दे फॉर्मली have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected। पाकिस्तान में कहने को तो चुनी हुई सरकार थी, लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं था। जो असली पावर है, ठीक है, वह तो मिलिट्री के पास था, और मिलिट्री चुने हुए लोग नहीं थे। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। इसलिए परवेज मुशर्रफ का समय, पाकिस्तान के शासन को हम डेमोक्रेटिक नहीं मानते हैं। दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर इन अ डेमोक्रेसी, द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। ये जो एक पन्ना हम लोग पढ़े हैं, समझे, उसका जो मीनिंग उसका जो अर्थ है वो यह कि डेमोक्रेसी में फाइनली जनता तय करती है। डेमोक्रेसी में फाइनली जनता तय करती है सरकार के कामकाज को, सरकार के डिसीजन को। नाउ द सेकेंड पॉइंट, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, परवेज मुशर्रफ के शासन में ये नहीं हुआ, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। एक और एग्जांपल यहां दे रहा है चाइना का। चाइना की पार्लियामेंट है, यह नाम है अंग्रेजी में द नेशनल पीपल्स कांग्रेस, और उधर वाला लैंग्वेज में है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। जो नेशनल पीपल कांग्रेस है चाइना का, उसको पावर है प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने का। इट हैज नियरली 3000 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। चाइना की उस संसद में 3000 के करीब लोग हैं, ठीक है। तो वो चाइना के अलग अलग हिस्सों से चुने गए हैं 3000। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। इसमें कुछ मेंबर जो हैं 3000 में, 3000 में आर्मी के द्वारा भी चुने जाते हैं। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ये देख लो, चाइना में किसी को चुनाव लड़ना है तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से उसको परमिशन लेना पड़ेगा, पार्टी से परमिशन लेना पड़ेगा। only those who are members of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election 2002-2003। तो चाइना में आप अगर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से हैं तभी चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर उसके सहयोगी पार्टियों में से हैं, तो अदरवाइज आपको चुनाव लड़ने नहीं मिलेगा। और वहां एक ही पार्टी की सरकार रहती है, नेता भले बदल जाए। आज के डेट में ठीक है, जिनपिंग है राष्ट्रपति वहां के, तो राष्ट्रपति भले बदल जाए, डिफरेंट लीडर्स बदल जाएं, लेकिन एक ही पार्टी की सरकार है, पार्टी एक ही है। क्यों? क्योंकि मेंबर उसी का इलेक्शन में खड़ा होता है या फिर उसके सपोर्टर। तो इस तरह से हम लोगों ने दो देश का एग्जाम्पल देखा। एक हम लोगों ने देखा पाकिस्तान, वहां डेमोक्रेसी नहीं था परवेज मुशर्रफ के समय, क्योंकि मेजर डिसीजन आर्मी के लोग लेते थे। वहां जो चुनाव हुआ उसमें बहुत सारा फ्रॉड हुआ, मैल प्रैक्टिसेस हुई। एक और देश का हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, वो चाइना। चाइना में वही चुनाव लड़ सकता है जो कम्युनिस्ट पार्टी का है।
या फिर उसके सहयोगी पार्टियों का है। तो जब चुनाव एक ही पार्टी का सदस्य लड़ेगा अपने अंदर ही, तो सरकार भी तो उसी पार्टी की रहेगी। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग मैक्सिको के विषय में देखेंगे कि मैक्सिको में क्या समस्या थी, वहां की सरकार को हम डेमोक्रेटिक कहेंगे या नहीं कहेंगे, कहेंगे तो क्यों कहेंगे, नहीं कहेंगे तो क्यों कहेंगे। तो कल हम लोग इसको देखेंगे। आज की पढ़ाई इतना ही। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस टाइम। नया पॉइंट शुरू होगा, मुश्किल से 1 मिनट रहा है, तो 1 मिनट में वो डील नहीं होगा, तो इसलिए कल हम लोग शुरू करेंगे। और जो भी क्वेश्चन होगा आप देख करके रखना, शुरू में आप पूछ सकते हो चैट के जरिए। सो हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड डे।